मेरे ख्याल में बिलियन डॉलर्स में, ट्रिलियन डॉलर्स में, ये $1 ट्रिलियन माने 70 लाख करोड़। 70 लाख करोड़ विदेशों में होने के कारण उसके निकालने के लिए तरीके हैं, परंतु उन तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है। अभी जो हुआ है वो देश के अंदर जो कालाधन है उस पर कार्रवाई हुई है और बाहर का अभी तक नहीं हुआ जी। अच्छा, मनीष तिवारी जी, संसद में रोज जिस तरह की तकरार हो रही है हम सब जानते हैं। विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, प्रधानमंत्री के बयान की, उनके जवाब की मांग हो रही है। पहले आप लोगों ने 56 के तहत बहस की मांग की, अब 184 पे आप लोग आ गए। कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री मौजूद रहे, लेकिन आप लोग तैयार नहीं थे किसी हंगामे के अलावा कुछ और करने के लिए। प्रधानमंत्री के बयान से क्या होगा? क्या आप लोग चाहते हैं? वोटिंग के जरिए आप लोग बहस चाहते हैं, इससे हासिल क्या होगा ये बताइए। देखिए, दो बात है और इन दोनों बातों के लिए मैं जो लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे उनकी प्रतिक्रिया आपके समक्ष रखना चाहता हूं। श्रीमती सुषमा स्वराज जी, जो भारत की आजकल फॉरेन मिनिस्टर हैं और भगवान उनको लंबी उम्र दे, वो कुछ ठीक नहीं है। वो सदा एक बात कहा करती थी कि हम टॉक आउट नहीं चाहते, इसलिए हम वॉकआउट करते हैं। राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता थे, आजकल वित्त मंत्री हैं श्री अरुण जेटली, डॉक्टर स्वामी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिख के ये बात कही कि डिसरप्शन इज अ लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टैक्टिक। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो बहस हो वो वोटिंग के रूल के आधार पे हो, जिससे सब लोगों को पता लगे कि कौन कहां पे खड़ा है। और दूसरी बात, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी के अलावा और कोई इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जहां तक जो जानकारी सार्वजनिक हुई है उसके हिसाब से शायद वित्त मंत्री को भी ये नहीं मालूम था कि नोटबंदी होने वाली है। और जिस तरह से पूरी कैबिनेट को, अगर ये सारे समाचार ठीक हैं, कथाकथित तौर पर बंदी बना दिया गया था 6:30 से लेकर 8 बजे तक, तो इस चीज का जवाब कि नोटबंदी क्यों की गई, उसमें इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन हुई थी नहीं हुई थी, कोई कैबिनेट नोट मूव हुआ था नहीं हुआ था, आरबीआई की रिकमेंडेशन आई थी नहीं आई थी तो कब आई थी, उसको कैसे कंसिडर किया गया था, इसका जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री जी दे पाएंगे। ठीक। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, आप बहुत अच्छा आकलन करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, विपक्ष के पास पूछने को कुछ सवाल नहीं बचा या सरकार के पास देने के लिए जवाब नहीं है? कौन बच रहा है? नहीं, विपक्ष के जो वो कहते हैं उसमें परस्पर विरोध आवाज निकलती है। वो कहते हैं कि हम इस डिमोनेटाइजेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से किया है वो गलत है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको पता है सही रास्ता कौन सा है और इस उद्देश्य से आपका कोई विरोध नहीं है, तो आपके 10 साल के काल में क्यों नहीं किया? आप अच्छे रास्ते से काला धन को निकाल सकते थे। हाँ, कुछ निजी समस्या होगी तो मैं नहीं जानता, परंतु जरूर मैं कहता हूं कि इनकी जो नैतिकता है उसमें ही वो उसका एक्सपोजर हो जाती है कि इनके पास सिर्फ विरोध करने के लिए है ही है और कोई ठोस इनके पास सुझाव नहीं। चलिए, इनके पास विरोध करने के अलावा कुछ नहीं है। अरुण जेटली साहब का नाम मनीष तिवारी जी ने लिया, आपका अच्छा दोस्त बताया। रघुराम राजन भी इससे पहले आपके अच्छे दोस्तों में शुमार हो चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके के हम पिछले दिनों से आपके ट्वीट्स पढ़ रहे हैं, आपके हिट लिस्ट में पहले रघुराम राजन थे, अब अरुण जेटली हैं। आपने साफ तौर पर कहा कि वित्त मंत्रालय ने इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं किया, वित्त मंत्रालय की भूमिका को आपने इसमें सवालों के घेरे में रखा। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए था वित्त मंत्री को? आप वित्त मंत्री होते तो क्या करते? यदि मैं उस स्थिति में होता तो मैं आपको बता रहा हूं कि 2014 की इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी मैं अध्यक्ष था। उसका नाम था स्ट्रेटेजिक एक्शन कमेटी। उसमें हमने इसको डिस्कस किया था और हमारी सुझाव उस समय ये थी कि
डिनोमिनेशन करने के पहले हम तो पहले पक्ष में थे कि 500 का पहले करना चाहिए जी। और हमने कहा कि डिमोनेटाइजेशन करते समय इनकम टैक्स का भी रद्द कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में ये सवाल नहीं है, क्योंकि काला धन की जो पैदा करने के लिए कोई हमारी देश में बीमारी नहीं है जी। परंतु लोग तंग आए हुए हैं टैक्स के सिस्टम से और इसीलिए किया है। और इनकम टैक्स तो मामूली उसकी राजस्व है, माने रेवेन्यू कम है, 3-4 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। उसको 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के कारण से वो जो रद्द हुआ लाइसेंसेस, उसकी ऑक्शन में हर साल हमें 3-4 लाख मिल रही है। और कोयला घोटाला पर भी जब अब उसकी आवंटन नीलाम से होगी तो हमें 11-12 करोड़ रुपए मिलेंगे जी। तो इनकम टैक्स की जो रेवेन्यू लॉस होगी उसको मेकअप इजीली कर सकते हैं। और दूसरा है कि अबॉलिश भी करेंगे तो लोग अपना बचत को बढ़ाएंगे जी। बचत बढ़ाने के कारण देश में पूंजी भी बढ़ेगी और उससे ग्रोथ होने के कारण इनडायरेक्ट टैक्स से भी आपको रेवेन्यू मिलेगी। तो इस प्रकार की सुझाव दी थी। ये जो सिर्फ आपने पहले तैयारी नहीं की थी, मुझे लगता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो सकता है कि उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये होने वाला है, क्योंकि ये तय हुआ था उस समय 2014 में। जेटली जी को नहीं जानकारी थी इसके नहीं, जेटली की जानकारी नहीं थी, ये तो मैं मान नहीं सकता, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो स्थिति है, यानी जो पोजीशन है, उसमें ये संभव ही नहीं है। कितने पहले से रही होगी? 6 महीने पहले से जानकारी होगी उनको? 6 महीने के जानकारी थी, क्योंकि जो नोट छपी है उसमें उसके अनुसार पता लगता है कि ये 6 महीने की जो 2000 की नोट छपी है। तो और कुछ तैयारी नहीं हुई। इसकी जो एक प्रूफ है वो है कि ये 2000 नोट को छोटी साइज में किया है और इस कारण से हमें ATM का समस्या हो रही है। इसको 500 के साइज या 1000 रुपए के साइज में क्यों नहीं किया, तब हमें ये ATM का प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए, एक सवाल मेरे पास आप ही के लिए, और इसी चर्चा जो हम कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है कि क्या जेटली जी की इस भूल का खामियाजा बीजेपी को 2019 में भुगतना पड़ेगा? मुझे आज कुछ बिल्कुल आप ही के लिए आप ही के मित्र हैं जेटली जी, आप ही के मित्र जेटली का भी प्रेमी है। इनका तो जवाब मुझे पता है, इस पर क्या होगा। मेरी राय में आज तक, अभी तक लोगों में कोई नफरत नहीं आई, दुख तो है। हाँ। और जो पारिवारिक गाली मिलती है वो पारिवारिक है। और जब चुनाव के अभी परिणाम आए हैं गुजरात के और महाराष्ट्र के, और वो बाई इलेक्शन MLA MP का भी, उसमें भी हमारी सबसे ज़्यादा दूसरे पार्टी की तुलना में हुई, तो हमारी अभी तक कोई ऐसा लगता नहीं है कि पब्लिक हमसे इतनी नाराज हो गई कि हमें विरोध में वोट देगी। और प्रशंसा भी है कि इसको करना था, परंतु अब धीरे धीरे कहने लगे कि इसकी क्रियान्वित ठीक से नहीं हुई। परंतु इस जनवरी फरवरी क्रूशल मंथ है, इसमें ये सारा जो आज की समस्या है वो समाधान नहीं होगी तो फिर बदल सकती है। जैसे इमरजेंसी भी 6 महीने के लिए बड़ी प्रशंसा हुई लोगों की, और उस समय चुनाव कर देते तो कांग्रेस को जीत होती, लेकिन धीरे धीरे बदली। तो ये भी बदल सकती है, परंतु फिलहाल मैं कह सकता हूं कि ये जो भी कष्ट हैं या कठिनाइयां हैं, इसको दूर कर सकते हैं। और मेरी राय है कि मोदी को तुरंत एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनानी चाहिए और उसको एक क्राइसिस को इसको क्राइसिस मान करके इसको ठीक करना चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट टीम मनीष तिवारी जी अगर मोदी जी बना भी लेते हैं तो आपको लगता है कि 1000 का नोट बंद करके उन्होंने 2000 का शुरू किया, 2000 का नोट दिक्कतें हैं, छुट्टा नहीं मिल रहा उसका, इसके अलावा अब तो नकली भी छप गए, बड़ी बड़ी खेपें पकड़ में आ रही करोड़ों के 2000 के नए नोटों की, तो क्या क्राइसिस मैनेजमेंट से केवल इसका समाधान हो पाएगा? देखिए, डॉक्टर स्वामी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक बुनियादी बात की। इन्होंने आपातकाल का जिक्र किया जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। डॉक्टर स्वामी को तो मुझसे बेहतर याद होगा क्योंकि 1977 में मैं 7वीं क्लास में था, पर मुझे जहां तक थोड़ा बहुत याद है कि जनवरी से लेकर मार्च तक जब आपातकाल हटाया गया तो देश भर में कांग्रेस की बहुत भयंकर रैली होती थी।
और जब चुनाव का नतीजा आया तो कांग्रेस पार्टी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। जी, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ये है कि भारत की जनता बहुत सटीक तरीके से जानती है कि कब किसको कहां पर खामियाजा भुगतवाना है। तो इसलिए इनकी ये बात सही है कि गुजरात, महाराष्ट्र के जो लोकल बॉडीज के परिणाम आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। पर अगर भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि ये डीमोनेटाइजेशन पे या नोट बदली पे या नोटबंदी पे किसी किस्म का रेफरेंडम है तो उसका पहली बात तो सही मूल्यांकन 2019 में होगा। नहीं, लेकिन इन चुनावों से पहले आपने कहा था कि ये नोटबंदी पर और दूसरा अगर वित्त मंत्री ये मानते हैं कि जो उनकी सरकार ने किया है वो ठीक किया है तो अमृतसर से आके बाई इलेक्शन लड़ लेना। अभी अमृतसर में बाई इलेक्शन आ रहा है, उन्हीं की सीट है। पिछली बारी वो हार गए थे, तो इस बार आप भी नहीं थे। पिछली बारी वो हार गए थे, तो इसलिए आ जाए इस बार 2000 अब रेफरेंडम हो जाएगा। लड़े तो मनीष जी आप भी नहीं थे इस बार। तो आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं नहीं लड़ा था, उसके कारण थे और कारण मैं सार्वजनिक कर चुका हूं। कोई बात नहीं। पर मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूं, अगर सरकार मानती है कि भाई जो उन्होंने किया है वो ठीक है और लोगों में गुस्सा नहीं है और लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं, तो ये जो अमृतसर का बाई इलेक्शन है ये वित्त मंत्री लड़ ले दोबारा से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मनीष जी आपके लिए एक बहुत अच्छा सवाल आया है, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आईबीएम से नीतू गर्ग। वो पूछना चाहती हैं कि आप क्या डिजिटल इंडिया को अपोज कर रहे हैं? जब पूरा देश कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहा है तो आप इसका विरोध करके क्या जताना चाह रहे हैं? क्या आप जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की तरफ सभी आगे बढ़ रहे हैं उसको अपोज कर रहे हैं, पीछे ले जाना चाहते हैं? हम भारत की वास्तविकता जताना चाहते हैं। भारत में कि 124 करोड़ लोग हमारे इस देश में रहते हैं। कुल मिलाकर इस देश में सिर्फ 35 करोड़ बैंक अकाउंट है और अगर आप जनधन अकाउंट भी उसमें और जीरो बैलेंस अकाउंट इंक्लूड कर लीजिए तो कुल मिला के सिर्फ 35 करोड़ अकाउंट है। तो इसका ये मतलब है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास खाते ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण भारत में जहां पे 65% देश की जनता कृषि के ऊपर निर्भर है, ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है आड़ती और किसान के बीच में, जो छोटा खरीदार है और दुकानदार के बीच में, वो कैश में होती है। आप जाके गांव में देखिए तो सही कि हाल क्या हो गया है। रबी की बुआई नहीं हो रही है, खरीफ की जो फसल आई है उसकी पेमेंट नहीं हो रही है, हाहाकार मचा हुआ है ग्रामीण भारत में। आप यहां पे जरूर क्या कहते हैं डिजिटल इंडिया का डंका पीटिए, पेटीएम के रोज क्या कहते हैं फ्रंट पेज पे इश्तेहार दीजिए, पर उससे जो ग्रामीण भारत की वास्तविकता है वो बदलने नहीं वाली है। इस देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। एक हमारे साथ बैठे हुए भैरव कुमार दुबे, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। उनका सवाल लेकर फिर मैं स्वामी जी का रुख करूंगा। वो ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो नोटबंदी के खिलाफ पूरे विपक्ष को लेकर के मानव श्रृंखला बना रही है। हमारे देश के वीर शहीदों के लिए कब आप मानव श्रृंखला बनाएंगे? देखिए, इन दोनों बातों में तुलना करना मुझे नहीं लगता कि उचित है। जहां तक भारत की सेना का सवाल है या भारत की प्रभुसत्ता का सवाल है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, हाँ, आपके मतभेद हो सकते हैं कि किसी समस्या के साथ किस तरह से निपटा जाए, पर जहां तक आपकी फौज है या पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके लिए सम्मान का सवाल है, लेकिन सभी के दिल में सम्मान है। तो इसको नोटबंदी से जोड़ना या नोट बदली से जोड़ना मुझे नहीं लगता कि उचित रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा। स्वामी जी, अगला सवाल मेरा आपके लिए है। थोड़ा नोटबंदी पर बातचीत हमने ज्यादा कर ली, राम मंदिर पे आ जाते हैं। आपका फेवरेट टॉपिक सर। राम 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 राम। आपने पहले कहा था कि दिसंबर 2016 तक काफी कुछ काम दिखने लगेगा, रास्ता खुल जाएगा, एक तरीके की भविष्यवाणी आपने की थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरा सवाल यह है कि भविष्यवाणी करने से आप समर्पण कर देंगे या फिर कोई नई तारीख या नया महीना बताएंगे आज? आप पत्रकार हैं तो आपको तो आधा जानकारी होती है, उसी पर आप बोल जाते हैं। मैंने जरूर कहा कि प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में हम शुरू करा देंगे और नवंबर में डेट लगी थी।
फिर उसमें वो जज एक निकला जो उसने कहा कि मैं जब वकील था तो मैंने इस पर बहस की है तो मैं नहीं इसको सुनूंगा। तो नया डेट फिक्स करने की बात आई है, तो जनवरी 4 तारीख को फिक्स हुई है, जिसमें मेरा एक प्रार्थना है कि इसकी दिन प्रतिदिन की सुनवाई होनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम लोग जीत गए हैं और जो प्राण प्रतिष्ठा पूजा की जो हमारी जिद थी कि हिंदुओं में मंदिर बनाते समय भगवान प्रवेश कर जाता है मूर्तियों में और उन्हीं का वो स्वामित्व होता है, तो वो बात उन्होंने मान ली। और मुस्लिम जो पार्टीज हैं उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हमारे एक धर्म स्थान को इन्होंने तोड़ा, वो कहते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है, एडवर्स पोजेशन, 350 साल से ये हमारी प्रॉपर्टी रही है, तो इसीलिए हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या जाएगी कि सऊदी अरेबिया और अन्य मुस्लिम देशों में मस्जिद को सिर्फ प्रार्थना स्थल मानते हैं कि नमाज कहीं भी पढ़ाई जा सकती है और उसको हटाया भी जा सकता है और तोड़ा भी जा सकता है। और कभी सड़क बनाने के लिए वो मस्जिदों को तोड़ते हैं, और एक जगह एक बार राजा को महल बनाने के लिए, सऊदी अरेबिया राजा को महल बनाने के लिए जिस मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद ने नमाज पढ़ी उसको भी तोड़ दिया। दुनिया में यूनेस्को सब में विरोध के बावजूद उन्होंने तोड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को हम जरूर कहेंगे कि मस्जिद तो जरूर बनाए, परंतु सरयू नदी के उस पार बना ले, और राम जन्मभूमि सिर्फ राम मंदिर का होगा, उस पर हम निश्चित जीतेंगे। मैं समझता हूँ दिन प्रतिदिन की सुनवाई हो जाएगी तो जून 2017 तक सुनवाई पूरी हो जाएगी, हम जीतेंगे, ऐसा मेरी पूरा विश्वास है। स्वामी जी, मुद्दा क्या रहने वाला है यूपी इलेक्शंस के लिए बीजेपी का? सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी की सर्जरी या राम मंदिर? अभी मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अराजकता है, जिसको कांग्रेस भी मानती है, बट कांग्रेस तस्वीर में नहीं है, और हमारी पार्टी आज हमारी इंटरनल पोलिंग के अनुसार नंबर 1 है, और ये जो कठिनाई हुई है पब्लिक का, उसको हम उस तक चुनाव तक सुधार देंगे, या उनको उम्मीद हो जाएगी पब्लिक को कि हाँ सुधर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें विकल्प के रूप में हम ही हैं, वही पर्याप्त है। इसके लिए राम मंदिर की आवश्यकता नहीं है, परंतु राम मंदिर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो जाए, शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता उससे भी प्रभावित होकर हमें वोट देगी। ठीक है। मनीष तिवारी जी, अभी अभी स्वामी जी ने कहा कांग्रेस भी मानती है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता है। मुझे नहीं लगता कि आपको अराजकता दिखती है, वरना अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और सभी यादव बंधुओं से प्रशांत किशोर मुलाकात नहीं कर रहे होते। अभी खाट सभा राहुल गांधी ने की तो अखिलेश यादव ये नहीं कह रहे होते कि बड़े अच्छे इंसान है राहुल गांधी, आते रहेंगे तो दोस्ती हो जाएगी। कुछ खिचड़ी पक तो रही है, कुछ खुशबू तो आ रही है। अराजकता होती तो ये खिचड़ी नहीं पक रही होती। आपने खुशबू कहा या बदबू कहा? ऐसा है कि दिक्कत पत्रकारिता की ये है कि बगैर खिचड़ी के भी खुशबू आ जाती है। देखिए, हमने साफ तौर पर यह बात कही है, और एक बार नहीं कही है, निरंतर लगातार कही है कि जब से ये सपा बसपा का घटना चक्र शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, तब से उस प्रदेश में अराजकता है, और प्रदेश का जो विकास है वो प्रदेश का विकास उसको ठेस पहुंची है। उस अराजकता को बढ़ावा देने में भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है 1992 में, वो बात अपनी जगह है। तो एक व्यक्तिगत सम्मान आपका किसी के लिए हो सकता है, जैसे मेरा डॉक्टर स्वामी के लिए व्यक्तिगत सम्मान है, पर इसका ये बात नहीं है कि मैं इनकी सियासत से इत्तेफाक रखता हूं। तो यहां तक इनकी सियासत का सवाल है और मेरी सियासत का सवाल है, वो सियासत अलग अलग है। तो अखिलेश यादव हो सकता है कि श्री राहुल गांधी को अच्छे व्यक्ति मानते हों, ये हो सकता है कि प्रशांत किशोर को भी वो अच्छे लग रहे हैं। देखिए, जहां तक राजनीतिक फैसलों का सवाल है, राजनीतिक फैसले सलाहकार नहीं करते,
राजनीतिक फैसले राजनीतिज्ञ करते हैं। नहीं सर, लेकिन प्रशांत किशोर अपनी मर्जी से तो गए नहीं होंगे इन सबसे मिलने के लिए। आपने कहा पत्रकारिता की दिक्कत, मुझे लगता है कि राजनीतिक दिक्कत ज्यादा है। ये जो मेल मिलाप चल रहा है, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। मनीष जी मान लीजिए पक रही है। देखिए, ऐसा है कि जहां तक मेरी थोड़ी सी जानकारी है, और मुझे भी सार्वजनिक जीवन में अब 35 साल हो गए, मेरा ये मानना है कि अभी भी भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि में फैसले राजनीतिज्ञ लेते हैं, सलाहकार नहीं लेते। चलिए, ये आप मानते हैं, मैं भी सम्मान करता हूं आपके इस विचार का। प्रशांत किशोर बहुत चाहते हैं कि अब प्रियंका को सामने आना चाहिए। ये सवाल तो मैं कम से कम आपसे उम्मीद रखता हूं कि इसका आप जवाब दें कि अमेठी और रायबरेली तक सीमित रहने वाली प्रियंका गांधी क्या अब यूपी इलेक्शंस में पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगी? क्या वो नेतृत्व करेंगी? क्या वो अगुवाई करेंगी? किस भूमिका में वो रहेंगी? प्रशांत किशोर का बड़ा मन है कि अब उनको फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहिए। देखिए, और वो आपके रणनीतिकार हैं। इस देश में बहुत सारे लोगों का बहुत अलग अलग किस्म का मत हो सकता है, पर अपने राजनीतिक रोल के लिए फैसला हर व्यक्ति अपने अनुसार करता है। तो ये फैसला भी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी कि क्या वो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहती हैं तो किस तरह से निभाना चाहती हैं, उसका क्या परिप्रेक्ष्य होगा, उसकी क्या पृष्ठभूमि होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति किसी के लिए फैसला कर सकता है, और इसका सबसे सटीक जवाब शायद श्रीमती सोनिया गांधी ने खुद दिया था एक हाल ही की इंटरव्यू में, जब उनसे यही सवाल पूछा गया था। तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना फैसला करने के लिए। हाँ, जरूर पार्टी में एक मांग रही है, और आज से नहीं रही है, वो पिछले 20 साल से रही है, पर फैसला जो उस परिप्रेक्ष्य का है वो उन व्यक्ति को ही करना है। अब तो सर बात यहां तक आप पहुंची है कि प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ। अब देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है, और ये घटना चक्र चलता रहता है। मुझे अभी भी याद है, और डॉक्टर स्वामी को भी याद होगा, कि 1984 में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी लोकसभा में। 2016 में वो बढ़ के 272 हो गई हैं। मुझे अभी भी याद है, संध्या बजाज जी यहाँ बैठी हैं, कि हरियाणा में 1987 में हमारी 5 सीट आई थी, और 1991 में सरकार बन गई थी। तो ये जो घटना चक्र है राजनीति का, ये आईना घूमता रहता है। तो इसको अगर आप स्थिर करके उसका मूल्यांकन करने की कोशिश करो या विश्लेषण करने की कोशिश करो, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सही विश्लेषण होगा। इसी से जुड़ा एक और सवाल आपसे पूछता हूं, फिर आपके लिए एक बहुत अच्छा सवाल आया है ऑडियंस में से, स्वामी जी। मनीष तिवारी जी, आपने कहा कि राजनीति में आने का फैसला प्रियंका खुद करेंगी, ये उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो आना चाहती है नहीं चाहती हैं। सर, राहुल गांधी पर फैसला कौन करेगा? उनकी ताजपोशी में बहुत देर हो रही है। देखिए, वो फैसला भी उनको, पार्टी को और कांग्रेस अध्यक्षा को करना है। जहां तक कांग्रेस कार्य समिति का सवाल है, कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी सिफारिश कर दी है कि भाई उनको अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। देर क्यों हो रही है? अब ये देखिए, राजनीति में या सियासत में टाइमिंग एक बहुत बड़ी चीज है, और हर फैसला सही वक्त पे और सही समय पे किया जाता है। तो वक्त का इंतजार कीजिए, वो वक्त भी आएगा। स्वामी जी, क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस में वक्त निकल चुका है? अभी इंतजार कर रहे हैं कि वक्त आएगा? मतलब क्या स्थिति, असल में स्थिति क्या है? आपने तो इन पर भी काफी अच्छा आकलन किया है। पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। और मनीष तिवारी को अध्यक्ष बना देंगे तो पार्टी उसका पुनरुत्थान हो जाएगा। ऐसा है मनीष जी, ये बहुत अच्छा इन्होंने मजाहिया लहजे में जरूर ये बात कही हो, लेकिन मैं क्या बहुत सीरियस हूँ। हाँ, लहजा मैंने कहा, लेकिन बात बहुत गंभीर कही है आपने कि कांग्रेस पार्टी में जो लर्नर्ड लोग हैं, जो अच्छी रणनीति बना सकते हैं, वो सिर्फ पीछे क्यों नजर आते हैं? मनीष जी, ऐसा है कि मैं और डॉक्टर स्वामी उच्चतम न्यायालय में क्रिकेट की रिफॉर्म को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, और हमको 3 महीने साथ साथ बैठने का मौका मिला, और एक चीज मैंने उन 3 महीनों में समझी कि डॉक्टर स्वामी की जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत सटीक है।
लेकिन बात उन्होंने ठीक कही है। अब बात ठीक कही है कि नहीं कही है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सटीक सर, आपने ये बोल दिया, इतना ही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप बहुत अच्छा सवाल स्वामी जी आपके लिए आया है कि क्या आपको वित्त मंत्री ना बनाया जाना देश का दुर्भाग्य नहीं है? शशिकांत गुप्ता जी हैं, उन्होंने पूछा है सवाल। अच्छा, ये तो मैं फैसला नहीं कर सकता। जरूर मैं कहूँगा कि जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमारी प्रणाली की सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए मुझे पूरी जिम्मेदारी दी। उसके बाद आश्चर्य होगा कि नरसिम्हा राव ने पहले तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी में जुड़िए, मैंने कहा मैं नहीं कांग्रेस पार्टी में कभी आ सकता हूँ। तो फिर उन्होंने एक कमीशन बनाई, उसको कैबिनेट रैंक दी, और यद्यपि मैं कांग्रेस का कोई गठबंधन में नहीं था, तब भी हम मिनिस्टर रैंक होकर कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते थे। तो जब मुझे कोई भी काम देंगे आप, उसको मैं अपने ज्ञान से काम करके दूंगा। मैं लॉ मिनिस्टर भी था, और हमारी इस प्रकार के आज जो झगड़े हो रहे हैं वैसे कभी नहीं हुआ, यद्यपि उस समय सारा पावर लॉ मिनिस्टर के पास था। तो आज इस अर्थ प्रणाली और बाकी जो कॉमन सेंस है उसमें फर्क होता है। वो इसीलिए वित्त मंत्रालय में जो, जैसे मनमोहन सिंह यद्यपि डब्बू थे परंतु अर्थशास्त्री थे, और वो सलाह नरसिम्हा राव को सही देते थे, और सदा के लिए वित्त मंत्री रहते तो देश के लिए अच्छा होता। उनको प्रधानमंत्री बनाना उनके लिए दुर्भाग्य हो गया जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अर्थ प्रणाली जो है, ये जनरल इक्विलिब्रियम सिस्टम होने के कारण कोई अर्थशास्त्री को वित्त मंत्री होना चाहिए, जो असली अर्थशास्त्री है। यहाँ तो देश में जो भी 2+2=4 कहेगा तो वो अर्थशास्त्री बन जाता है। बनती है अर्थशास्त्री, एक जगह में आप कोई कदम उठाएंगे तो दूसरी जगह में उसकी असर पड़ती है। तो कौन कह सकता है कि हम भविष्य में वित्त मंत्री नहीं बनेंगे। चलिए, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। स्वामी जी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग पर मोदी जी बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्या आज जो देश की स्थिति है, साइबर क्राइम को लेकर के हम लोग देख रहे हैं, राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, फिर कांग्रेस का अकाउंट हैक हो गया, क्या ये सेफ रहेगा? क्योंकि इस तरीके की बातें भी कही जा रही हैं कि आपके डिजिटल अकाउंट में पैसा होगा और कोई लेके उड़ जाएगा। तो क्या हम तैयार हैं? हम बात तो डिजिटल बैंकिंग की कर रहे हैं, डिजिटल वॉलेट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं? शुरू में मैं साइड में कह देता हूं कि राहुल गांधी का कोई हैक नहीं हुआ, उनका एक निकाले हुए कर्मचारी ने बदला लिया, बस इतना ही है। और उनको भी पता है, वो ऐसे ही इसको हल्ला कर रहे हैं। लेकिन सर, वो हैक करके किया होगा, पासवर्ड पूछ के तो किया नहीं होगा? नहीं, उनके पास पासवर्ड था, वही पहले ऑपरेट करते थे उस अकाउंट को। उसका नाम था मिताक्षरा अकाउंट, और वो अकाउंट अमेरिका में स्थापित हुई थी, यहाँ नहीं जी। तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। देखिए, हैकिंग समस्या तो सब जगह होती है, और नए नए रास्ते से ढूंढा जाता है उसको रोकने के लिए, फिर लोग नया रास्ता तैयार। वो तो एक, जैसे मोटर गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, ये इस डर पर, या रेजर को आप दाढ़ी बनाने में लगाते हैं तो आपको चोट भी लग सकती है, ये उससे ज़्यादा नहीं। हवाई जहाज में जाएंगे तो क्रैश हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको सामने रखकर हमें इस जो आधुनिक तकनीक है उसको उस पर इन्हें रोकने के लिए प्रयास नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, इस देश में बड़ी तेज़ी से लोग कर लेते हैं। 2001 की जब स्पेक्ट्रम का नीलाम हुआ था, हमारे पास सिर्फ उस समय देश में 4 करोड़ मोबाइल सेट्स थे, और अब लगभग 800 मिलियन माने 80 करोड़ मोबाइल सेट्स हैं। इतनी तेजी से किसी और देश में नहीं बढ़ी है। तो हमारे लोग पुरानी संस्कृति होने के कारण बहुत जल्दी सीख लेते हैं। वो ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन आपने रेजर का उदाहरण दिया। मैं एक मिनट इसके ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, ये जो साइबर सिक्योरिटी का विषय है, ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही संगीन विषय है, और इसको हंसी में नहीं उड़ाना चाहिए। आपने अमेरिका के चुनाव में देखा कि किस तरह से जॉन पोडेस्टा
जो डेमोक्रेटिक कैंपेन के चेयरमैन थे, उनका ईमेल अकाउंट हैक किया गया और आरोप ये लगाया गया कि रशिया ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के जो अंदरूनी मामले हैं उनमें दखल अंदाजी हो और चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से दुनिया में कई जगह पर जो जिसे साइबर एस्पियोनाइज कहते हैं, उसका बहुत ही एक महफूज तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया है। स्टक्सनेट एक साइबर वर्म था जिसको ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण उसकी बहुत क्षति हुई। तो ये कह देना कि श्री राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट उनके किसी साथी ने हैक कर लिया या किसी को निकाल दिया था इसलिए वो बदला ले रहा था, मुझे नहीं लगता कि ये जो एक बहुत ही गंभीर विषय है उससे उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं। ये अगर आप कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अगर आप पेटीएम और इस तरह की साइट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसकी सिक्योरिटी, इसकी सुरक्षा आज की तारीख में भी बहुत बड़ा इशू है। अभी तक ऐसी कोई फायरवॉल नहीं बनी है दुनिया में, और जितनी कंपनीज फायरवॉल बनाती हैं वो साथ साथ हैकर्स को भी एम्प्लॉय करती हैं उसको टेस्ट करने के लिए, तो कोई ऐसी फायरवॉल नहीं बनी है जो टूट नहीं सकती। स्वामी जी, मैं इससे असहमत नहीं हूं, परंतु एटीएम में भी यही बात कहा जाती थी। नहीं, लेकिन अगर इसको नोटबंदी से जोड़ करके स्वामी जी देखा जा रहा है, खैर सर्जिकल स्ट्राइक कहने से पीएम ने मना कर दिया, तो आपके प्रवक्ता बीजेपी के इसको सर्जरी बोल रहे हैं। क्या पोस्ट ऑपरेटिव केयर का ध्यान रखा गया है? क्योंकि सर्जरी के बाद अगर पोस्ट ऑपरेटिव केयर का ध्यान न रखा जाए तो सेप्टिसीमिया हो सकता है सर, उससे भी मौत हो जाती है। देखिए, ये तो 2.5 साल में एक कंटिजेंसी प्लान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बनाना चाहिए था और बनाया नहीं। सर आप बोल रहे हैं 6 महीने पहले उनको जानकारी थी तो बना मतलब पीएम के अगर सब सुपरविजन में हो रहा था तो सिर्फ इसके लिए आप वित्त मंत्रालय को दोष क्यों दे रहे हैं? पीएम तो कल्पना दे सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, परंतु ये डिटेल्स पीएम एक एक को देखने के लिए ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये सीधी जिम्मेदारी थी उन फिनेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स थे, जो आजकल प्रवक्ता बन के आ रहे हैं, उनकी थी। उन्होंने किया नहीं और हो गया है, उस पर अभी रोने की टाइम नहीं है। अभी एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बना दे और इसको 2 महीने के अंदर सब उसको नॉर्मल बना दें, इसके लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। ठीक है। मनीष जी, आप यहाँ हैं, लुधियाना से आते हैं। पंजाब इलेक्शन पर अगर सवाल ना हो तो ये सेशन अधूरा रह जाएगा। एक सवाल भी आ गया है राशिद किदवई जी का कि क्या मनीष तिवारी पंजाब असेंबली का चुनाव लड़ेंगे एक हिंदू चेहरे के रूप में और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में? दूसरा सवाल इसी से मेरा जुड़ा हुआ भी है कि पंजाब में कैप्टन साहब पर भरोसा नहीं था क्या? सिद्धू साहब के लिए उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ी और बीजेपी, अकाली, कांग्रेस सब दावा कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए फिर बचा क्या? आप आम आदमी पार्टी भी, मतलब भगवंत मान चैलेंज कर रहे हैं उनको। मैं एक सवाल जोड़ सकता हूँ इसमें? जोड़ दीजिए, अगर इसी से जुड़ा हुआ है तो आप भी जोड़ दीजिए। पहले मैंने कहा इनको अध्यक्ष बनना चाहिए अखिल भारतीय, अब वो कहते हैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनना चाहिए। आपको पार्टी में खतरा तो नहीं पैदा हो जाएगा? देखिए, जहां तक राशिद किदवई साहब के सवाल का ताल्लुक है, मेरा ये मानना है कि पंजाब में ऐसी सांप्रदायिकता या जो जातिगत राजनीति है उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मेरा आधा परिवार, मेरी माँ जट सिख है, मेरा सरनेम वो है जो अधिकतर पंजाब में नहीं पाया जाता, उत्तर प्रदेश, बिहार में पाया जाता। तो अगर पंजाब में इस तरह की जातीय या रिलीजियस फीलिंग होती तो मैं कभी लुधियाना से जीत के नहीं आता। 1952 से लेकर 2009 तक वहां पर सिर्फ जट सिख जीते थे। तो इसलिए पंजाब में हिंदू सिख की जो भावना है ये आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है, ये कोई भावना नहीं है। जहां तक चुनाव का सवाल है, हाँ, मैंने पार्टी को जरूर कह दिया है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर पार्टी चुनाव लड़वाएगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। कैप्टन साहब पर आपने जवाब नहीं दिया। जहां तक कैप्टन साहब का सवाल है, के लिए सीट छोड़नी देखिए, नवजोत सिद्धू के लिए सीट नहीं छोड़ी है। कैप्टन साहब का लोकसभा से बहुत कुछ अजीब सा संबंध रहा है और डॉक्टर स्वामी जानते हैं, ये उनके साथ लोकसभा में थे। 1984 में उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया।
इस बार जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो मैं उनके साथ गया था अध्यक्षा जी के पास इस्तीफा देने के लिए। 32 साल बाद उन्होंने मेरे को बता रहे थे कि मैं दूसरी बारी स्पीकर के कमरे में जा रहा हूं। 32 साल पहले एक बार ही गया था इस्तीफा देने के लिए, आज दूसरी बार जा रहा हूं इस्तीफा देने के लिए। तो उनका एक संसद से कुछ मेरे को लगता है जो सितारे हैं वो नहीं मिलते हैं, पर उनका एक स्टैंड था, एक कन्विक्शन थी पंजाब के पानी को लेकर। पंजाब के पानी का जो एक्ट था वो लेके आए 2005 में, उच्चतम न्यायालय के फैसले को खारिज किया, उसके कारण बहुत नाराजगी पार्टी में भी हुई, पर वो अपने वायदे पर अटूट रहे। और अब फिर जब एक फैसला आया है या एक राय आई है तो या आदेश आया है, नहीं एक राय आई है उच्चतम न्यायालय की, तो उनको लगा कि भाई पंजाब के हितों के लिए उनको खड़ा होना चाहिए, तो उनका इस्तीफा नवजोत सिद्धू के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। जहां तक नवजोत सिद्धू का सवाल है, नवजोत हम सबके दोस्त रहे हैं, उनके पिताजी हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी पटियाला के अध्यक्ष थे, जब दरबारा सिंह जी की सरकार थी तो वह एडवोकेट जनरल थे, और अगर नवजोत सिद्धू कांग्रेस में आना चाहेंगे तो मेरा ये मानना है इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। जी, एक दोस्ती से जुड़ा सवाल स्वामी जी आपके लिए आया है कि सुमित पूछना चाहते हैं कि भविष्य में स्वामी जी और जेटली जी में कोई दोस्ती की गुंजाइश है क्या? हालांकि समय खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि ये 2 सवाल आखिरी में लूं। मेरा तो कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो सिर्फ सिद्धांत के आधार पर, और वो मुझे हर मोर्चे पर अड़ंगा करते हैं। नई दिल्ली में लड़ने वाला था, उन्होंने कहा कि मैं पंजाबी नहीं हूं तो मुझे टिकट नहीं मिलनी चाहिए, इस प्रकार से। या हम कई बार वो सही बात भी कहते हैं, परंतु आधा कहते हैं स्वामी आएगा तो फिर वो किसी का सुनेगा नहीं। मैं सुनता हूँ। ऐसे हैं कि आप किसी की नहीं सुनते? नहीं, मैं तो ज्ञानियों को सुनता हूँ, मूर्ख लोगों को नहीं सुनता हूँ, इतना फर्क है। तो अब वो अपनी रवैया बदल जाएं तो फिर हम दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, और मेरे पीछे पीछे पत्रकारों को ब्रीफ ना करें तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्ती करने को आप तैयार हैं, मतलब आपने मान लिया कि दुश्मनी तो है। डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी हैं, उनका एक आखिरी सवाल। स्वामी जी लोग आपको CIA एजेंट कहते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, मैं उनको, आपके लिए? मुझे CIA का मेंबरशिप सीक्रेट है, तो जो लोगों को पता है कि मैं CIA एजेंट हूँ वो खुद CIA एजेंट होंगे, नहीं तो कैसे बता। चलो ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा मनीष तिवारी जी आपका भी, और सुब्रमण्यम स्वामी जी आपका भी। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और जिस बेबाकी से आपने सभी सवालों का जवाब दिया वो वाकई काबिल तारीफ थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।